न्यूज़ मुद्दे की बात में हर बार हम मुलाकात करते हैं किसी न किसी शख्सियत से। मुलाकात इसलिए भी करते हैं क्योंकि तमाम बातों को जान सके। और इसी मुलाकात के बीच छत्तीसगढ़ की एक शख्सियत या कहें कि छत्तीसगढ़ की राजनीति के चाणक्य ब्रजमोहन अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रजमोहन अग्रवाल इस वक्त छत्तीसगढ़ की सरकार में मंत्री हैं और मंत्री के साथ साथ उन्हें एक अहम और बड़ी जिम्मेदारी भी दी गई है। बड़ी जिम्मेदारी ये कि दिल्ली के तमाम पार्टी के नेताओं ने ये तय किया है कि उन्हें बनाया जाए सांसद और इसलिए उनको एक सांसद का टिकट भी दिया गया है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर है कि दिल्ली में बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुरेश पचौरी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात की है। और आपको बता दें कि सुरेश पचौरी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है और उन्हें मुलाकात की है, ये भी खबर आपको दे दें। लेकिन जो खास बात है कि ब्रजमोहन अग्रवाल जो कि छत्तीसगढ़ की राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, ब्रजमोहन अग्रवाल जब भी पार्टी में कोई संकट की स्थिति होती है तो संकट मोचक की भूमिका में रहते हैं। ब्रजमोहन अग्रवाल बहुत लंबे समय से यानी कि जब वो छात्र नेता थे तभी से वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए। महज 31 साल की उम्र में ब्रजमोहन अग्रवाल विधायक बने। ब्रजमोहन अग्रवाल 31 साल यानी कि 1990 में विधायक बने और छात्र जीवन से ही उन्होंने अपना राजनीतिक करियर शुरू किया। 1984 में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने और उसके बाद कभी उन्होंने मुड़कर नहीं देखा। यानी कि 1990 में वो पहली बार विधायक बने, 1993 में, 1998 में, 2003 में, 2008 में, 2013 में, 2018 में और 2023 में, यानी कि सभी विधानसभा चुनाव जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ संयुक्त था तब से लेकर जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तब भी और अब भी, यानी कि 2023 में लगातार ब्रजमोहन अग्रवाल विधायक बनते चले आ रहे हैं, रायपुर से विधायक बनते चले आ रहे हैं। उनके सामने कांग्रेस पार्टी ने कई दिग्गजों को खड़ा किया लेकिन वो दिग्गज जीत नहीं पाए। ब्रजमोहन अग्रवाल हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे और ये बताएंगे, ये पूछेंगे कि अगर ब्रजमोहन अग्रवाल 1990 जब 31 साल के थे तब से और अब तक अगर विधायक बनते आ रहे हैं तो ऐसी क्या खास बात है। छत्तीसगढ़ की बीजेपी में अगर उन्हें चाणक्य कहा जाता है, छत्तीसगढ़ की सरकार में अगर उन्हें चाणक्य कहा जाता है तो इसके पीछे का कारण क्या है। ब्रजमोहन जी, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार मनोज जी। ब्रजमोहन जी, 31 साल की महज उम्र में आप विधायक बने और 1990 में आप विधायक बने जी। और 1990 से लेकर आपने पलटकर नहीं देखा, 2023 आ चुका है, आप विधायक बनते जा रहे हैं। आपका जो जीतने का आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है, आपकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा है। पार्टी अगर संकट में है, सरकार अगर संकट में है तो संकट मोचक की भूमिका में आप नजर आ जाते हैं। और ऐसी अगर स्थिति है जी। तो ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली ने तय किया कि आपको दिल्ली लाया जाए। देखिए मनोज जी, छत्तीसगढ़ की राजनीति में और मध्य प्रदेश की राजनीति में पिछले 40 सालों से हम काम करते रहे हैं और पहले छात्र राजनीति, फिर विद्यार्थी परिषद, फिर युवा मोर्चा, फिर भारतीय जनता पार्टी, फिर विधायक, फिर मंत्री। इन पिछले 35 सालों में 8 बार विधायक बनने का और 5 बार मंत्री बनने का अवसर मिला है जी। परंतु पहले भी 1-2 बार इस बात की कोशिश हुई थी कि मुझे बहुत लंबा समय प्रदेश की राजनीति में, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की राजनीति में हो गया है तो मैं दिल्ली संसद बनकर जाऊं, परंतु संयोग नहीं हुआ। और अगर हमारा केंद्रीय नेतृत्व की ये मंशा है कि वो हमारा उपयोग अब छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश के लिए भी करें तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और अब ये डबल इंजन की सरकार है तो छत्तीसगढ़ के विकास के लिए हम छत्तीसगढ़ सरकार का भी
एफर्ट होगा और केंद्र सरकार की भी जो योजनाएं हैं उसको भी हम छत्तीसगढ़ में लागू करवाएंगे और छत्तीसगढ़ का विकास 23 सालों में जो नहीं हुआ है उससे ज्यादा विकास हम करवाएंगे। और पिछले 5 सालों में कांग्रेस की सरकार ने जो पूरे छत्तीसगढ़ में हायरार्की खत्म कर दी, भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया, छत्तीसगढ़ को विकास में पीछे ढकेल दिया, अब उसको फिर से जब मोदी जी ने 2047 में विकसित भारत बनाने का सपना देखा है तो उस सपने को पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ भी कदम ताल मिलाए और मुझे लगता है इसीलिए मुझे दिल्ली बुलाने का निर्णय केंद्रीय नेतृत्व ने लिया है। जी ब्रजमोहन जी, एक बात मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि जब भी पार्टी के लिए कोई ऐसी स्थिति होती है, पार्टी संकट में होती है या सरकार बड़ी असहज भूमिका में होती है, हमने हाल के में जब से सरकार बनी है तब से विधानसभा के सत्र में भी देखा है कि बहुत एग्रेसिव तरीके से कांग्रेस के विधायकों ने, कांग्रेस के पूर्व मंत्रियों ने, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्रियों ने सरकार को घेरने की कोशिश की। उस वक्त आप ही खड़े हुए और यहां तक कि अपने भी कुछ विधायकों ने, यानी कि बीजेपी के विधायकों ने भी अपनी ही सरकार पर कई सारे सवाल खड़े की, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए। उस वक्त आप खड़े हुए, आपने जवाब दिया, आपने उन चीजों को सहेजने और संभालने का काम किया। अब अगर आप दिल्ली चले जाएंगे तो ये काम कौन करेगा, क्योंकि संकट मोचक तो दिल्ली चले गए। देखिए, किसी के कारण कभी दुनिया रुकती नहीं है और हम तो चाहते हैं बीजेपी नई पौध को, नई टीम को अवसर दे रही है। आज हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे नए मंत्री बने हैं और एक लंबा सत्र उन्होंने देखा है, वर्किंग को देखा है पुराने लोगों की, तो वो भी धीरे धीरे कर कर मन जाएंगे। और हम दिल्ली जा रहे हैं इसका मतलब ये थोड़ी कि छत्तीसगढ़ छोड़कर जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी हम बीजेपी के लिए, बीजेपी को ताकतवर बनाने के लिए, जनाधार बढ़ाने के लिए काम करेंगे। और अब दिल्ली से हमको डबल ताकत मिलेगी कि दिल्ली से भी हम ताकत लेंगे और छत्तीसगढ़ की ताकत तो हमारे साथ होगी। हाँ, और अगर कोई इस गलतफहमी में रहे कि ब्रजमोहन अग्रवाल दिल्ली चले जाएंगे, छत्तीसगढ़ में कोई दखल नहीं रहेगा, तो उस आदमी को अपनी गलतफहमी दूर कर लेनी चाहिए, चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का हो। देखिए, हमारी जड़ें तो छत्तीसगढ़ में है ना जी। जैसे हमारी मित्रता मध्य प्रदेश में है, तो आज भी शिवराज सिंह चौहान, प्रहलाद पटेल, नरेंद्र तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, आज भी हम मित्र हैं। जी जी। और छत्तीसगढ़ हम छोड़कर नहीं जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ तो हमारी कर्म भूमि है, तो छत्तीसगढ़ की कर्म भूमि के साथ साथ अब देश को कर्म भूमि बनाकर छत्तीसगढ़ और देश में सामंजस्य कर हम अपना काम करेंगे। आप अपना काम करेंगे। एक बड़ा विषय आ गया, ईडी ने कार्रवाई की प्रदेश में तमाम पिछली सरकार के नेताओं के ऊपर, मुख्यमंत्री के ऊपर और विधायकों के ऊपर, मंत्रियों के ऊपर। उस वक्त भूपेश बघेल का नाम ईडी में नहीं था। ईडी ने ट्रांसफर किया केस लोकल राज्य की एजेंसीज को और उसके बाद महादेव ऐप में भूपेश बघेल का नाम आ गया। अब कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि साहब, हम तो पहले ही ये कह रहे थे कि पहले भी केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल होता था, अब भी केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है। ईडी ने एफआईआर में नाम नहीं डाला था, देखिए लोकल की एजेंसी ने नाम डाल दिया। यानी कि हमें चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है और हमें कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, भूपेश बघेल जी बहुत तेज हैं, बहुत होशियार हैं। उनको पिछले 2 सालों से ये मालूम है, जिस दिन से ईडी ने महादेव ऐप सट्टा का केस दर्ज किया है, शराब घोटाले का केस दर्ज किया है, या फिर डीएमएफ घोटाले का केस दर्ज किया है, धान घोटाले का केस दर्ज किया है। अब जब तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश ने महादेव ऐप सट्टा के केस को ईडी को दे दिया, तो इनको समझ में आ गया कि ईडी अब हमारे ऊपर भी आएगी। तो उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार ने केस दर्ज कर लिया और ईडी की रिपोर्ट में है कि सत्ता के शिखर पर बैठे हुए लोग इसमें शामिल हैं और ईडी ने इंडिकेट, उसकी जांच रिपोर्ट में ये चीजें हैं। तो ये तो 2 साल पहले से वो जानते हैं। नाम अभी उजागर हुआ है और नाम उजागर हुआ तो तिलमिला रहे हैं, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। और उसमें तो ट्रांजैक्शंस हैं, बैंक अकाउंट्स हैं। जिन लोगों को पकड़ा गया उन्होंने बताया कि ये पैसे हमने पिछले विधानसभा चुनाव का जो हुआ है उसमें महादेव ऐप सट्टे के पैसे को लगाया गया है। तो जब आप मुखिया बनने के लिए तैयार हैं, मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हैं, तो अगर आरोप लग रहे हैं तो आप तिलमिला क्यों रहे हैं? अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो आपको उसका सामना करना चाहिए।
नहीं, लेकिन वो ये कह रहे हैं ना कि साहब सामना तो हम कर लेंगे, बहुत सारे लोगों को सुप्रीम कोर्ट से राहत भी मिल गई है, बहुत सारे मामलों में बहुत सारी चीज़ निकल कर नहीं आई है। महादेव ऐप में जो मुख्य व्यक्ति को पकड़ा गया था, पहले वो ये कहने लगा कि मेरे ऊपर दबाव डाला गया है, जेल से पत्र आया कि मेरे ऊपर दबाव डाला गया है। अब जब सरकार हमारी नहीं बनी तो फिर से चीज़ें घूमने लगी हैं, यानी कि चीज़ें प्रभाव में हो रही हैं। देखिए, जब उनकी सरकार थी तो वो प्रभावित कर कर बचे हुए थे। अब जब सरकार दूसरी आ गई है, वो सरकार जांच कर रही है और उसमें तथ्य आ रहे हैं, तो तथ्यों के आधार पर ईओडब्ल्यू ने केस दर्ज किया है, तो उसका भी सामना करने के लिए उनको तैयार रहना चाहिए। वो घबरा क्यों रहे? और जितने लोगों को ईडी ने या राज्य सरकार ने पकड़ा है महादेव ऐप में, वो लोग कौन है, किससे जुड़े हुए हैं, ये पूरी दुनिया जानती है, पूरा छत्तीसगढ़ जानता है। एक चीज़ ब्रजमोहन जी दिखाई दे रही है, क्योंकि विधानसभा की कार्रवाइयों में मैं भी कई बार शामिल रहा, आप तो हर बार सरकार का बचाव करते रहे। आपके जो विधायक आए हैं, नए विधायक चुनकर आए हैं, पुराने विधायक हैं, एक्सपीरियंस विधायक हैं, वो पिछली सरकार के कई भ्रष्टाचार के मामलों पर जांच की बात कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, और शायद ही कोई मुद्दा बचा होगा, ऐसी कोई योजना नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार की बात नहीं की गई हो। आपने चुनाव के पहले भी इस बात को उठाया, चुनाव के बाद भी आपके विधायक विधानसभा में उठा रहे हैं, और जब सरकार की तरफ से आपने भी कई बार कहा कि हम इस मामले की जांच करा रहे हैं, अधिकारियों की एक टीम से जांच करा रहे हैं, तो उस वक्त भी आपके विधायक और आपके मंत्रियों ने कहा कि हमें अधिकारियों की जांच पर भरोसा नहीं है, हम चाहते हैं कि विधानसभा की एक समिति से विधायकों से जांच कराई जाए। ये बड़ा अजीब सिस्टम है, सरकार आपकी है, और कहा जाता है कि सरकार और अफसरशाही पर जो बेहतर घुड़सवार होता है, वो घुड़सवारी कर रहा होता है तो सारी चीज़ें अपने आप कंट्रोल में रहती हैं, लेकिन आपके विधायकों पर आपकी सरकार और आपके अधिकारियों का भरोसा नहीं है। ये बड़ी अजीब सी चीज़ देख रहा हूँ मैं। देखिए, आप उसको दूसरे तरीके से बोल रहे हैं जी, जो अधिकारियों की भी उसमें संलिप्तता है, और जब जो अधिकारी खुद संलिप्त होंगे उन घोटालों, और इसलिए विधानसभा की समिति या इंडिपेंडेंट एजेंसी जांच करे, क्योंकि भूपेश बघेल की सरकार ने सभी अधिकारियों को भी शामिल कर कर, दबाव डालकर, डराकर, धमकाकर भ्रष्टाचार में संलिप्त होने के लिए मजबूर किया था। तो और ऐसे आपने कई पहली बार अधिकारियों को देखा आपने होगा कि दो महत्वपूर्ण आईएएस कामों पर अधिकारी बिठा दिया जेल ना। में हैं। आप सरकार तो अधिकारियों के भरोसे चला रहे हैं, विभाग तो अधिकारियों के भरोसे चला रहे हैं, उन्हीं अधिकारियों पर प्रश्न चिन्ह लगाना। देखिए, अधिकारी तो वही रहेंगे, वो तो परमानेंट है 35 साल के लिए। हम राजनीतिज्ञों को तो जनता हर 5 साल में हमारे काम के आधार पर बदल देती है, काम हमें उन्हीं से लेना है जी। और जब तक जांच होकर वो दोषी नहीं पाए जाएंगे तब तक तो वो पद पर बने रहेंगे। वो ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारी हैं, तो ये हमारी मजबूरी है कि अधिकारी वही हैं, काम भी उन्हीं से लेना है। तो और क्योंकि उनकी संलिप्तता है, उन्होंने दबाव में काम किया है, भय में काम किया है, तो वो उजागर करेंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। इसलिए हमारे विधायक चाहते हैं कि उसकी जांच जो है विधानसभा की समिति से हो या इंडिपेंडेंट एजेंसी से हो। ये बड़ा सवाल है। अब ब्रजमोहन जी, आपकी सरकार बन गई, लेकिन कानून व्यवस्था अभी भी है। आपने विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी के तमाम नेताओं ने कहा कि टारगेट किलिंग की जा रही है और हत्याएं की जा रही हैं, चुन चुनकर हत्या की जाए। आज भी कवर्धा में हत्याएं हो रही हैं, बिलासपुर में बैक टू बैक 2-3 दिन के अंदर मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। इस तरह की घटनाएं लगातार निकल कर आ रही हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो अपराधी हैं वो स्वच्छंद होकर और वो घटनाएं करते रहे, और आज उनके ऊपर में जब नियंत्रण हो रहा है तो धीरे धीरे वो बौखलाए हुए, जो टारगेट किलिंग है, नक्सलवादी जब कोई बुझता हुआ दिया होता है तो ज्यादा भभकता है, परंतु आप अगर देखेंगे तो सामान्य तौर पर अपराध कम हुए हैं, गंभीर घटनाएं कम हुई हैं, और इक्की दुक्की घटनाएं तो उसको कभी आप रोक नहीं सकते और वो होती रहेंगी। परंतु सरकार की कोशिश है कि कानून व्यवस्था को नियंत्रण में लाया जाए, क्योंकि जितने अपराधी हैं वो पूर्व की सत्ता पार्टी से जुड़े हुए लोग रहे हैं, और अब उनको नकेल डाली जा रही है
तो घटनाएं कर कर वो सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रजमोहन जी, चूंकि आप 1990 से विधायक हैं और लगातार जीतते आ रहे हैं, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जब संयुक्त था तब से आपने अपनी उपस्थिति दर्ज की और लगातार जीतते आ रहे हैं, और ऐसा व्यक्ति जो लगातार जीतता आ रहा है, प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में लोकप्रिय है, हर व्यक्ति आपका नाम जानता है। छत्तीसगढ़ में अगर गिने चुने नेताओं का नाम लिया जाए, एक दो नेताओं को, तो उसमें आपका नाम आता है। तो अपने परायों के साथ साथ अपने भी लोग दुश्मन हो जाते हैं, अपने भी लोग चिढ़ने लगते हैं। बावजूद इसके अपने लोगों ने भी हराने की कोशिश की, लेकिन कभी आपने हार नहीं मानी और लोग आपको हरा भी नहीं पाए। आप लगातार जीत रहे हैं। ऐसी कौन सी जादू की छड़ी आपके पास है, ऐसा कौन सा मंत्र आपके पास है कि आपको अपनी विधानसभा से कोई आज तक हरा नहीं पाया? देखिए, ना मेरे पास में जादू की छड़ी है जी, और ना मेरे पास कोई तिलस्म है। मैं ये मानता हूं कि जब आप राजनीति में काम करते हैं तो आपको किसी को अपना विरोधी नहीं मानना चाहिए, किसी को अपना दुश्मन नहीं मानना चाहिए। ये परिस्थितियों बस ये सब चीजें होती हैं। आप अपना काम करते जाइए, आप अपने संबंधों को बरकरार रखिए। तो मेरा ये मानना है कि पद और प्रतिष्ठा तो आने जाने वाली चीज है, परंतु संबंध जो है वो जिंदगी भर के होते हैं। और इसलिए मेरे स्कूल के जमाने से जिनसे संबंध है वो आज भी हैं, कॉलेज के जमाने से जिनसे संबंध है वो आज भी हैं, जिनसे 90 से राजनीतिक संबंध है वो आज भी हैं। तो मैंने अपनी तरफ से कभी संबंध नहीं बिगाड़े और नहीं तोड़े हैं, और जो संबंध हैं वही काम आते हैं। और वो संबंधों के कारण ही मुझे लगता है कि जनता प्रेम करती है, जनता आशीर्वाद देती है और लगातार चुनाव जिताती है। ये जनता का ही प्रेम और अपने मित्र यार दोस्तों का आशीर्वाद। और मेरे जो मित्र हैं वो सभी राजनीतिक दलों में हैं, क्योंकि मैंने पिछले 40 सालों में कभी भी किसी के व्यक्तिगत मामले में राजनीति नहीं की है, सार्वजनिक मामले में राजनीति की है, और इसलिए व्यक्तिगत रूप से मेरी किसी की दुश्मनी नहीं है। नहीं, लेकिन जैसे अभी भी चुनाव चल रहा है, आप चुनाव प्रचार भी करते हो, तो आपकी दिनचर्या क्या रहती है चुनाव प्रचार की? मेरी दिनचर्या होती है, मैं सुबह लोगों से मिलता हूँ, रात को 11-12 बजे के बाद लोगों से मिलता हूँ, दिन में मैं जनसंपर्क करता हूँ, मीटिंगें लेता हूँ, और मीटिंगें लेकर मेरी कोशिश होती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलूं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलकर उनको अगर कोई नाराजगी है तो उसको दूर करूं, अगर उनके कोई ग्रीवेंसेस है तो उसको मैं दूर करूं, लोगों की समस्याएं हैं तो उसको मैं दूर करूं। तो इसके माध्यम से मैं लगभग दिन भर, और फिर बहुत से लोग अलग से मिलकर जानकारियां, क्योंकि मेरी ये कोशिश होती है कि मैं किसी को भी ये नहीं मानता कि ये कोई उपयोगी नहीं है, कोई काम का नहीं है। एक सामान्य से सामान्य आदमी भी मिलकर कुछ मुझे बताना चाहता है तो मैं उसको सुनता हूं और उसके आधार पर मैं अपनी चुनाव की रणनीति बनाता हूं। ब्रजमोहन जी, आप मानते हैं कि बीजेपी धीरे धीरे बदल रही है? हालांकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। दिल्ली में भी बीजेपी बदल रही है, राज्यों में भी बीजेपी बदल रही है। जो पुराने नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, जो सालों से संगठन और सत्ता में हैं, पार्टी उनको थोड़ा सा अलग कर रही है, या तो आगे कर रही है या फिर पीछे कर रही है। बाकी के राज्यों में स्थिति आपने देखा, तीनों राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर बहुत सारे नाम निकल कर आए, लेकिन कहीं पर पहली बार के विधायक, कहीं पर दूसरी बार के विधायक, कहीं पर तीसरी पंक्ति में बैठे विधायक। जो वहाँ के बड़े नेता थे, या तो उनको विधानसभा अध्यक्ष बना दिया गया, या फिर उनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं लिया गया, या उनसे कहा गया कि आप थोड़ा इंतजार कीजिए, बैठिए, या बहुत सारे लोगों को दिल्ली लेके जाया जा रहा है। इस परिवर्तन को, इस बीजेपी को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये स्वाभाविक है, बहते हुए पानी को मनुष्य भी पीता है, और अगर कोई पानी स्थिर हो जाता है, डबरे का गंदा पानी हो जाता है या डबरे का पानी हो जाता है, तो उसमें उसको जानवर भी नहीं पीता है। भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से, अब अगर आप देखेंगे तो हम लोगों की जो पीढ़ी है वो आज राजनीति में है, तो अब बीजेपी में नई पौध को लाने का काम, नई टीम को लाने का काम, नए खून को लाने का काम, जो लंबे समय तक बीजेपी में काम कर सकें। और इस दृष्टि से काम किया जा रहा है कि पुराने और नयों का तालमेल कर कर, तो मुझे लगता है कि अच्छी सोच है। आज कांग्रेस की समाप्ति का कारण ही यही है कि कांग्रेस में नया खून आया नहीं और पुराना खून काम करने लायक बचा नहीं।
तो कांग्रेस का जो हस्र है उससे सबक लेकर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है कि नया खून भी आए और पुराने उपयोगी लोगों का उपयोग भी किया जाए। ब्रजमोहन जी, मैं राजस्थान में देख रहा हूं, मैं मध्य प्रदेश में देख रहा हूं, मैं दक्षिण में देख रहा हूं, मैं दिल्ली में देख रहा हूं कि कई दूसरी पार्टियों के बड़े बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई बड़ा नेता बीजेपी में शामिल होने की स्थिति में नहीं दिख रहा है। क्या ऐसा कुछ चल रहा है कि चुनाव होते होते तक कुछ बड़े चेहरे कांग्रेस के बीजेपी में दिखाई देंगे, या छत्तीसगढ़ में जरूरत नहीं? आगे आगे देखिए होता है क्या, अभी तो बहुत समय बचा है। छत्तीसगढ़ में तो 7 मई तक चुनाव है। मतलब आप ये मान रहे हैं कि कुछ संकेत निकल कर आएगा छत्तीसगढ़ से भी? निश्चित रूप से आएगा। चलिए, इसका मतलब ब्रजमोहन जी ने कहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ काम चल रहा है और चीज़ें दिखाई देंगी। एक सवाल है, बड़ा अंतिम सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि आप सरकार का हिस्सा हैं। विधानसभा चुनाव में बहुत सारी घोषणाएं हुई, चाहे वो लाडली बहना मध्य प्रदेश में हुई या फिर महतारी बंधन छत्तीसगढ़ में हुई। बहुत सारी ऐसी घोषणाएं हुई कि सरकारों के ऊपर अतिरिक्त दबाव आ गया। और चूंकि आपने लंबे समय तक सरकारें चलाई हैं, सरकारों में राजस्व जुटाना एक बड़ी चुनौती हो गया है। और अब तो बहुत ज़्यादा हो गया है, यानी कि कर्मचारियों की तनख्वाह के लिए पैसे नहीं हैं। आप कैसे बिजली की स्थिति को संभालेंगे, कैसे सड़क बनाएंगे, कैसे और सामाजिक सरोकार की योजनाओं को लागू करेंगे, तब जबकि आपका एक बड़ा पैसा इन तरह की योजनाओं में खर्च हो रहा है। कितनी चुनौती है और कितना संकट है? देखिए, चुनौतियों को अवसर में बदलना ही ये राजनीतिक विद्वता है। और बीजेपी की सरकार ने 5 साल की घोषणाओं को, मोदी जी की गारंटी को पिछले 3 महीनों में पूरा कर दिखाया है। चाहे वो मातृवंदन योजना हो, चाहे 2 साल के किसानों के बोनस का पैसा हो, चाहे इस वर्ष में प्रति एकड़ 20,000 रुपए सपोर्ट प्राइस के अलावा पैसे देने की मामला हो। तो मुझे लगता है इसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। हम छत्तीसगढ़ में संभावनाएं बहुत थी। पिछली सरकार ने सरकार के खजाने में पैसा जमा करवाने की बजाय अपने जेब में पैसे भरे। छत्तीसगढ़ में संभावनाएं बहुत हैं और उन संभावनाओं को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। हम मितव्ययता के माध्यम से और जो भ्रष्टाचार के माध्यम से पैसे जनता के खजाने की चोरी करते थे, उसको हम रोक रहे हैं। इसलिए छत्तीसगढ़ को किसी भी योजना के इम्प्लीमेंटेशन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हम विकास भी करेंगे और साथ में चोरियों को भी रोकेंगे और मितव्ययता के माध्यम से हमने जितने वादे किए उसको हम पूरा करेंगे। 20 साल से ब्रजमोहन जी हर विधानसभा चुनाव को देख रहा हूं मैं, और इस बार के लोकसभा चुनाव में आपके चेहरे को देख रहा हूं। आपके चेहरे पर मुझे कभी तनाव नहीं दिखाई दिया कि क्या होगा चुनाव में, क्या अब नहीं होगा, स्थिति क्या है, उस इलाके में क्या है। ऐसा तनाव मैंने देखा नहीं है। परिणाम सबको पता है कि रायपुर की लोकसभा का परिणाम क्या है। मुझे लगता है केवल ये देखना है कि अंतर कितना बड़ा होगा। रिकॉर्ड टूटेंगे निश्चित रूप से। हमारे कार्यकर्ताओं की कोशिश है कि जैसा विधानसभा चुनाव में 23 साल के छत्तीसगढ़ बनने के बाद के रिकॉर्ड को तोड़ा है, वैसा ही रिकॉर्ड वो लोकसभा चुनाव में तोड़े। रिकॉर्ड मैं नहीं तोड़ता हूं, हमारे कार्यकर्ता तोड़ते हैं और जनता तोड़ती है। चुनाव मैं नहीं लड़ता हूं, जनता लड़ती है और कार्यकर्ता लड़ते हैं, और इस चुनाव को भी वही लड़ेंगे और वही जीतेंगे। तो जितना बड़ा रिकॉर्ड होगा ब्रजमोहन जी, उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी दिल्ली में भी होगी, और दिल्ली इंतजार कर रही है आपका। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अभी से ढेर सारी। चलिए मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज। बहुत बहुत नमस्कार। तो मुद्दे की बात में ब्रजमोहन अग्रवाल, जिन्होंने अपनी उपस्थिति साफ तौर पर जाहिर की है और लोकप्रिय रहे हैं, अपनी उपस्थिति वो देते रहे हैं जनता के बीच, पब्लिक के बीच उनकी एक पहुंच है लोकसभा चुनाव में। यानी कि पहली बार सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, और ये देखना है कि इस चुनाव में कितने अंतर के साथ वो विजयी होते हैं। फिलहाल इतना ही। आप चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ।